नेस्ले इंडिया के सीईओ ने बोला इंडिया का मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है, यानी कम हो रहा है। आज से 10-15 साल पहले हमारे पास गिने चुने एफएमसीजी ब्रांड्स हुआ करते थे। नेस्ले हुआ करता था, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हुआ। मेजर डिस्ट्रप्शन है, ये प्रोडक्ट में कम आया है, ये चैनल में ज्यादा है। इसका मतलब टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला। नेस्ले इंडिया के सीईओ ने बोला इंडिया का मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है, यानी कम हो रहा है। एचयूएल के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का भी एग्जैक्टली यही कहना है, मिडिल क्लास कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। बट क्या वाकई में ऐसा है, या बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है, या फिर जो हमें सरफेस पे नजर आ रहा है एक्चुअली में बात वो है ही नहीं, या नए नए D2C ब्रांड्स इन बड़े एफएमसीजी जायंट्स का काफी सारा शेयर खा चुके हैं, डैमेज हो चुका है। चलिए इस चीज को गहराई से समझते हैं। आज से 10-15 साल पहले हमारे पास गिने चुने एफएमसीजी ब्रांड्स हुआ करते थे। नेस्ले हुआ करता था, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हुआ करता था, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ करता था, थोड़े बहुत और लोकल ब्रांड्स हुआ करते थे। अगर हमें शैम्पू चाहिए तो 1 या 2 ऑप्शंस हुआ करते थे। सनसिल्क हुआ करता था, क्लिनिक प्लस हुआ करता था। टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट हुआ करता था। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करते थे। ये जो बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, इन्होंने हैवी मार्केटिंग और बहुत पैसा लगा के अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया था। इससे मार्केट पे इन्होंने कहीं ना कहीं एक मोनोपोली या डुओपोली क्रिएट कर रखी थी। लेकिन आज का कस्टमर डिजिटल कस्टमर है, ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। नए नए ब्रांड्स रोज के आ रहे हैं। ये नए नए ब्रांड्स ट्रेडिशनल ब्रांड्स को सीधी टक्कर दे रहे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनके ऊपर नए नए ब्रांड्स हर रोज एंट्री कर रहे हैं और कस्टमर्स को नई नई ऑफरिंग्स दे रहे हैं। रीजनेबल प्राइस पे बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। क्विक कॉमर्स ने इस चीज को एक लेवल और ऊपर ले गया है। पोर्ट, ममाअर्थ, वाओ स्किन केयर, इनके नाम हम जानते भी नहीं थे और आज ये एफएमसीजी में अच्छा खासा शेयर लेके बैठे हुए हैं। नायका जैसी कंपनी जो कभी स्टार्टअप हुआ करती थी, आज एक लिस्टेड कंपनी है। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बड़े बड़े एफएमसीजी जायंट्स का मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है और D2C ब्रांड्स की तरफ जा रहा है। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और ये चीज समझते हैं कि जो नए नए D2C ब्रांड्स हैं, ये इन एफएमसीजी जायंट्स के लिए कितना बड़ा खतरा है और ये बात आगे कहां तक जाएगी। और ये जो D2C ब्रांड्स हैं, ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, इनके पिलर्स कौन कौन से होते हैं। ट्रेडिशनल एफएमसीजी ब्रांड्स और D2C ब्रांड्स के अंदर एक जमीनी स्तर पे डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है। जो आपके ट्रेडिशनल एफएमसीजी ब्रांड्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मिडल मैन होते हैं, लेकिन D2C ब्रांड्स में कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट होती है। ट्रेडिशनल एफएमसीजी ब्रांड सबसे पहले अपना सामान डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं, वहां से वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से नॉर्मल शॉपकीपर के पास जाता है, उसके बाद वो सीधा कंज्यूमर के पास जाता है। वहीं D2C के अंदर कंपनी से सीधा Amazon के थ्रू कंज्यूमर के पास जाता है। D2C ब्रांड्स के पास कंज्यूमर का फीडबैक बहुत तेजी से मिलता है। किसी ब्रांड को D2C ब्रांड बनाने के लिए मेन 4 फीचर्स होने बेहद इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। इसका मतलब वो ब्रांड, उसका जो बर्थ है वो ऑनलाइन ही हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही वो सबसे पहले बिकना है या फिर सबसे पहले सेल होना शुरू हुआ है। और सिर्फ सेल ही नहीं हुआ है, उसकी जो मार्केटिंग है वो पूरी तरह से ऑनलाइन या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हुई है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरीके के ब्रांड्स को प्रमोट करने में। पर्सनलाइजेशन एंड नीश टारगेटिंग। इसका मतलब ये जो D2C ब्रांड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पे या बहुत ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने पे फोकस नहीं करते, वो एक नीश पे फोकस करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शुगर कॉस्मेटिक्स जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ तो इसने इंडियन स्किन टोन के हिसाब से अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। वहीं पे जो बाकी बड़े ब्रांड्स थे वो उस टाइम पूरी दुनिया के लिए मोर और लेस सेम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। इतनी ज्यादा पर्सनलाइजेशन के बारे में किसी ने भी सोचा भी नहीं था। नंबर 3, फास्ट इनोवेशन एंड कस्टमर फीडबैक। D2C ब्रांड्स के अंदर इनोवेशन बहुत ज्यादा तेज स्पीड से होता है। ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज के अंदर जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो उससे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपडेट करना होता है, तभी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तैयार करना पड़ता है। वहीं D2C ब्रांड्स बहुत जल्दी से अपने प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करके उसको मार्केट में ला सकते हैं, तो टाइम टू मार्केट बहुत कम होता है D2C ब्रांड्स के अंदर। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, D2C ब्रांड्स के अंदर डायरेक्ट फीडबैक उनको कस्टमर से मिलता है उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बोट इस स्ट्रेटजी का जीता जागता एग्जांपल है। कॉस्ट कंट्रोल एंड बेटर मार्जिन्स। D2C के अंदर सिंस मिडलमैन होते ही नहीं है, तो इसके अंदर आप अपना जो मार्जिन्स होते हैं वो काफी ऊपर रख सकते हैं। आप कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, जल्दी रिप्लेसमेंट दे सकते हैं उनको। क्यों? क्योंकि आपके मार्जिन्स बहुत ज्यादा आए हैं। नंबर 2, फास्टर फीडबैक होने की वजह से आपके प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होते हैं। इन सभी रीजन की वजह से जो ट्रेडिशनल एफएमसीजी हैं वो अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं और जो नए नए प्लेयर्स हैं ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं।
ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुकी हैं, बट ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी 100% D2C ब्रांड्स नहीं है। 2008 की अगर आप बात करें, अगर आप शॉपिंग करने जाते तो आपके पास बड़े सिंपल और बड़े बेसिक ऑप्शंस होते थे। अगर म्यूजिक सिस्टम में जाएंगे तो आपको सोनी नजर आता था, JBL नजर आता था, फिलिप्स नजर आता था। अगर आप शैम्पू लेने जाएंगे आपको हेड एंड शोल्डर्स नजर आता था, सनसिल्क नजर आता था। बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, लेकिन आज आपके पास कम से कम 50 से ऊपर ऑप्शंस है हर कैटेगरी के अंदर। रोज नई नई कंपनी आ रही हैं जो हमारे म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस बहुत तेजी से बदल रही है। और हैरानी की बात है, ये जो मेजर डिस्ट्रप्शन है ये प्रोडक्ट में कम आया है, ये चैनल में ज्यादा आया है। समझाता हूं कैसे। 2020 से पहले हमारी जो डिजिटल एडॉप्शन थी वो काफी कम थी, यानी डिजिटल के ऊपर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी कम थी। कोविड आने के बाद लोग फोर्स हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करने के लिए। अब जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे लोग भी आए जो पहले ऑनलाइन शॉपिंग करते ही नहीं थे, ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस उन्होंने फर्स्ट टाइम लिया था। अब फर्स्ट टाइम उन लोगों को नजर आया है कि उनको बेटर डील मिल रही है, कम प्राइस पे मिल रही है और सर्विस अच्छी मिल रही है। घर बैठे बैठे उनको प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। इससे बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे कस्टमर मूव हुआ ऑनलाइन इंडिया में, और इसी ने दरवाजा खोला था आगे जाके क्विक कॉमर्स का। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस आया था मार्केटिंग के अंदर। पहले जो ब्रांड्स होते थे वो न्यूज़पेपर पे या फिर टीवी के ऊपर अपने एड्स देते थे। वो एड्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे और किसी नई कंपनी के लिए उसको अफोर्ड करना इम्पॉसिबल होता था। लेकिन आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने पूरा माहौल बदल के रख दिया है। मामा अर्थ ने किसी बॉलीवुड स्टार को हायर करने के बजाय माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लिया था अपने इनिशियल फेज में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। मामा अर्थ एक लिस्टेड कंपनी है। आज हालत यह है कि एक क्रेडिबल इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट की सेल में कई परसेंटेज का इजाफा कर सकता है। शुगर कॉस्मेटिक्स की विनीता सिंह इंस्टाग्राम के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग खुद करती हैं। पहले बहुत ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर फोकस करा जाता था। मल्टीपल जनरेशंस तक सेम प्रोडक्ट यूज कर जाते थे। अगर टेल्कम पाउडर यूज करते थे तो हम नाइसिल यूज करते थे और कई जनरेशंस तक ये चलता रहता था। अगर हमें शैम्पू यूज करना तो क्लिनिक प्लस कई जनरेशंस तक यूज होता था। लेकिन आज मिमी से लेके और मामा अर्थ तक इतने सारे नए प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज आ गई हैं कि ब्रांड लॉयल्टी गुजरे जमाने की बात हो गई है। लेकिन और मजे की बात, ऑनलाइन यहाँ पे रुका नहीं है। अब जो क्विक कॉमर्स है वो हर किसी के लिए एक अननोन टेरिटरी, एक अनचार्टेड टेरिटरी है। अब आपको घर बैठे सामान भी चाहिए और आपको 10 मिनट के अंदर चाहिए। ये एक लेवल और ऊपर ले गया है। इसकी वजह से जो नए नए प्लेयर्स हैं उनका मार्केट में एंटर करना बहुत इजी हो गया। बहुत आसानी से कोई भी अपना प्रोडक्ट लाके मार्केट में लॉन्च कर सकता है। जो बैरियर्स टू एंट्री है वो बहुत लिमिट हो गए। इससे मार्केट में प्लेयर्स बहुत सारे आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज के लिए। लेकिन क्या हर चीज सिर्फ अच्छी है इन D2C ब्रांड्स के लिए, या कुछ दिक्कतें भी हैं? तो चलिए, ग्रास इज नॉट ऑलवेज द ग्रीन, जानते हैं इनकी दिक्कतों के बारे में। लो ब्रांड लॉयल्टी, जो D2C ब्रांड्स की स्ट्रेंथ होता था वही इनकी वीकनेस भी। D2C ब्रांड्स को लगातार सामान बेचने के लिए गूगल या फेसबुक पे एड्स चलाने पड़ते हैं। उन एड्स के पैसे लगते हैं। पहले कभी एक कस्टमर की जो एक्विजिशन कॉस्ट थी जो 50 रुपए हुआ करती, तो वो आज 200-300 रुपए तक जा पहुंची है। लगातार ऐड करने की वजह से आपके मार्जिन्स के ऊपर अच्छा खासा फर्क पड़ता है। लो ब्रांड लॉयल्टी अलग तरीके से हिट करती है। इसका मतलब है सपोज एक ब्रांड का प्रोडक्ट एक इंसान यूज करता है, एक दूसरी कंपनी मार्केट में आ गई सिमिलर प्रोडक्ट लेके लेकिन हल्का सा कम प्राइस लेके, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो जो बंदा है वो उस प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएगा। यानी ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता चला जाता है, डिजिटल एड्स उतने ज्यादा महंगे होते चले जाते हैं। हालत ये हो गई है कि D2C ब्रांड्स अब ऑफलाइन चैनल की तरफ कोशिश करने लगे। नायका अपने ऑफलाइन स्टोर खोल रहे हैं। ऑफलाइन स्टोर खोलने के लिए नायका को पार्टनरशिप करनी पड़ी है। नायका के प्रॉफिट मार्जिन्स पे अच्छा खासा फर्क पड़ा है इस स्ट्रेटजी की वजह से। ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज के पास एक लॉयल कस्टमर बेस होता है, जहां पे उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट को कैटेगरी के साथ रिलेट किया होता है। इसका मतलब टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला, नूडल्स मतलब मैगी। इसके लिए उन्होंने कई दशकों तक मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया है। D2C ब्रांड्स के लिए इस लेवल की ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि जो माहौल है, जो कस्टमर की प्रेफरेंस है, वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हैं D2C ब्रांड्स के पास ब्रांड स्टिकीनेस का एक सीरियस इशू है। D2C ब्रांड्स का पूरा बिजनेस मॉडल है वो गूगल और फेसबुक के एल्गोरिथम्स पे टिका है। एल्गोरिथम पे चेंज आने के बाद आपका पूरा बिजनेस मॉडल हिल सकता है। iOS 14 के लॉन्च के बाद एप्पल ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी इन डिजिटल एड्स के ऊपर, जिसकी वजह से फेसबुक के एड 30 से 40% तक महंगे हो चुके थे। कई ऐसे D2C ब्रांड्स हैं जो कि
यूनिकॉर्न है, यानी $1 बिलियन से ऊपर उनकी वैल्यूएशन है, लेकिन प्रॉफिट पर नजर डालें तो वो लॉस में है, या फिर उनका प्रॉफिट इतना ज्यादा कम है कि आप हैरान हो जाते हैं। एक तो ऐसी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन टाटा मोटर्स के बराबर है, लेकिन प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। एक बात 100% श्योर है, इन D2C ब्रांड्स को सर्वाइव करने के लिए इवॉल्व तो करना ही पड़ेगा। FMCG कंपनीज को भी सर्वाइव करने के लिए इवॉल्व करना ही पड़ेगा। जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं बीच में है। देखते हैं आगे क्या होता है, मार्केट किस तरफ जाती है और कस्टमर की प्रेफरेंस किस डायरेक्शन में मार्केट के डिमांड को लेकर जाती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।